हेलो एवरीवन। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 6। जैसा कि आपको पता है हम लोग घटना चक्र का पॉइंटर कंप्लीट कर रहे हैं। जिसको नहीं पता कि ये पॉइंटर क्या होता है, तो जो घटना चक्र की एमसीक्यू वाली बुक आती है जिसे हम लोग प्रीव्यू कहते हैं, अगर उसका बस क्वेश्चन और आंसर को ले लिया जाए तो वो जीएस पॉइंटर होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर टाइम कम है तो आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपने वो प्रीव्यू पढ़ी हुई है तो आप इसे रिवीजन के रूप में देख सकते हो। तो आपको पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इन्वायरमेंट को कवर किया, सेकंड में इकोलॉजी को कवर किया, थर्ड में बायोडाइवर्सिटी को कवर किया, फोर्थ में ग्रीन हाउस को, एंड फिफ्थ में ओजोन लेयर को। तो इस लेक्चर में हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले, जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक्टिव रिकॉल करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आप ये बताओ कि इको सेंसिटिव जोन कौन से एक्ट के अंडर डिक्लेयर किया जाता है। तो जी हाँ, वो होता है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एक और मैंने आपको बताया था कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब आया था? 2008 में। वेटलैंड रूल्स कब आए थे? 2010 में। ओके, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आया था? 1973 में। और एक पूछूं आपसे, ये साइलेंट स्प्रिंग बुक जो थी उसको किसने लिखा था? तो ये थे आपके कार्सन ने, है ना। एडम्स कौन सी बुक लिखे थे? ग्रीन डेवलपमेंट। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं वो करते हुए हम लोग अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती होगी वहाँ पाया जाएगा। तो अगर ये हमारा इंडिया है ना, मैं जल्दी बना रहा हूँ तो आप बस, आपको बस समझाने के लिए, अगर ये हमारा इंडिया है तो एक वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली आपको इन दो जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो वेस्टर्न घाट में। उसके बाद फिर इक्वाटोरियल फॉरेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? टॉल ट्रीज होंगे, लंबे लंबे होंगे, बहुत ही नज़दीक होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद बहुत सारी स्पीसीज़ होंगी क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल, न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छी तरीके से है। और उसके बाद फिर एपीफाइट्स होंगे। एपीफाइट्स पता है क्या होता है? जो ट्रीज़ के ऊपर चढ़ के न्यूट्रिशन को लेते हैं, सनरेज वगैरह लेते हैं, वो एपीफाइट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको म्यूचुअलिज्म के बारे में पता होना चाहिए, है ना। एक होता है म्यूचुअलिज्म जिसमें क्या होता है कि दोनों, मतलब कि दोनों लोग बेनिफिट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये म्यूचुअलिज्म नहीं है। ओके, और ये आपका क्या, ये आपका पैरासिटिज्म भी नहीं है, यानी कि जिसमें कि एक को बेनिफिट होता है और एक को नुकसान होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एपीफाइट्स को फ़ायदा हो रहा है और उसको जो है, जो ट्रीज़ हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एपीफाइट्स होते हैं। और उसके बाद फिर कई सारे स्पीसीज़ होंगे, और जो ट्रीज़ होंगे वो बहुत ही लंबे होंगे और आसपास होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम में आपको इन तीनों में से ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे दिखेगा? तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलेगा, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा टारगेट क्या है? फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए इंडिया का? तो हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से वो होना चाहिए आपका 33%। ओके, तो ये देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है कितना एम करता है मेंटेन करना, तो वो है हमारा 1/3 ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। ओके, उसके बाद फिर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम लोग ISFR रिपोर्ट भी कहते हैं ना, उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट है ना वो कितना है? 21.71। लेकिन अगर हम लोग फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को इंक्लूड कर लें तो वो कितना है? 24.62। टारगेट कितना है? 33%। तो आप देख सकते हो हम लोग अभी पीछे हैं। ओके, याद रखना कि फॉरेस्ट कितना है? 21.71, और अगर उसमें ट्री कवर भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो कितना है? 24.62। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है। क्लोज टू 6 पॉइंट समथिंग है, जो कि 7% है। कितना है? 6.15%, है ना। ये उत्तर प्रदेश का है। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट है वो 6.15% है ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके,
हर एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा मोड़ा फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन लार्जेस्ट एरिया अगर किसी स्टेट में बोलते हैं तो वो है आपका मध्य प्रदेश। यहीं पे आप इसको भी याद कर लो कि सबसे ज़्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें, देखिए अगर एरिया वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं पे परसेंटेज वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मेघालय में है। ओके, तो लार्जेस्ट परसेंटेज में देखते हैं तो वो आपका क्या है, मिजोरम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट अर्बनाइजेशन नहीं है, बल्कि आप इसको छोड़ दो, ये स्टेटमेंट ही हाफ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अगेन आपको क्लियर करा दो, लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, और उसके बाद फिर परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम। लेकिन अगर स्टेट, वो स्टेट जिसमें कि लार्जेस्ट एरिया वेरी डेंस फॉरेस्ट में हो तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है कि नागालैंड में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो है आपका मध्य प्रदेश। ओके, आगे बढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या दिया है कि फॉरेस्ट आर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। क्यों? बिकॉज दे इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये रीज़न जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर दोज डेट एग्जिस्ट इन अ रीजन एंड कैन आल्सो बी यूज्ड इन फ्यूचर। सही स्टेटमेंट है। अब इसका रीज़न क्या दिया है, डेवलपमेंट ऑफ एन एक्चुअल नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं ना। तो बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ओके, अब ये क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट का किसका है। तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ओके, और उसके बाद फिर देखते हैं तो अगेन वही है कि हमारा टारगेट जो है वो 1/3 है फॉरेस्ट को, हमारा इंडिया का 1/3 जो है वो फॉरेस्ट हो, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक लक्षद्वीप है शायद, एक अंडमान एंड निकोबार है, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर और नागालैंड में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जैसा परसेंटेज वाइज मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर नागालैंड, मिज़ोरम, असम एंड गुजरात, इनमें से किसका हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी है, तो वो है आपका मिज़ोरम। बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है मुझे पता है, लेकिन कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आप अगर याद करना चाहते हो तो याद कर लो। नंबर 1 कि अगर एरिया वाइज देखते हैं तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो मिज़ोरम है, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है, और उसके बाद फिर मेघालय है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। और उसके बाद फिर डेंसिटी के हिसाब से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। ये 3 फैक्ट आप याद कर सकते हो, बाकी बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है ये मुझे पता है। उसके बाद फिर ये अगेन आप इसको छोड़ दो। सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया इन इंडिया इज़ फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात। तो फर्स्ट क्या है, आप गेस करो, कहीं वो सुंदरबन तो नहीं है, आप सोचो ज़रा सा। उसके बाद फिर मैनग्रोव कहाँ पे पाया जाता है मोस्टली, तो सुंदरबन में, तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, गुजरात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, गोवा एंड चंद्रताल, इनमें से किसमें आपको मैनग्रोव रीजन प्रोटेक्टेड के रूप में देखे जाएंगे, तो वो है आपका गोवा। ठीक है ना। उसके बाद फिर अंडमान एंड निकोबार में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलेगा, और तो और मैनग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है ना। अंडमान निकोबार के अलावा अगर वेस्ट बंगाल दिया होता, उड़ीसा दिया होता, तो यहाँ पे आपको एवरग्रीन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना, मैनग्रोव मिलेगा लेकिन एवरग्रीन नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि आपको एवरग्रीन भी मिलता है, डेसिडुअस भी मिलता है, और तो और मैनग्रोव फॉरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, अगेन उत्तर प्रदेश में कितना ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो 6.15 था, जो कि ऑप्शन में 7% था, तो इसको चूज़ कर लिया है।
नागालैंड में बहुत ही ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो माउंटेन्स हैं वो बिना पेड़ के हो जा रहे हैं, ठीक है ना। मियावाकी मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि अर्बन एरियाज़ में पेड़ को बहुत ही नज़दीक नज़दीक लगाया जाता है, जिससे कि वो लोग compete करते हैं आपस में और तेज़ी से ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज़। उसके बाद फिर अपना बंधन स्कीम कौन सा स्टेट लेके आया था? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। तो पाम, केन्स, बैम्बू एंड बनाना, इनमें से कौन सा नॉन फॉरेस्ट एरिया में अब ग्रो किया जा सकता है और ट्रीज़ के डेफिनेशन से हटा दिया गया है इन द इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017? तो वो था आपका बैम्बू। तो बैम्बू को अब हम लोग नॉन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी बैम्बू के बारे में कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये जो है नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ठीक है ना। तो जिसकी ओनर नॉन, ये एक माइनर प्रोड्यूस है, और जो माइनर होता है इसका ओनरशिप जो होता है ना वो ट्राइबल्स के पास होता है, ठीक है ना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है बैम्बू, और इसके लिए ओनरशिप ट्राइबल के पास है, ये चीज़ आप याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में, वही सेम थिंग है। उसके बाद फिर ये तो आपको पता होगा कि अगर किसी को शेड्यूल 1 में रखा जाता है तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि हंट वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर किसी प्लांट को शेड्यूल 6 में रखा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा अगर उसे कल्टीवेट करना है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। उसके बाद फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो, आपका मन है तो आप इसे रट्टा मार लो। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लाया गया था। मैं आपको वही फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सच में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एलिफेंट 1992, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और इसी एक्ट के तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनती है, जो कि हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला राइट लेना होता है ना, तो इसका जो है अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, याद रखना। ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और तो और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च है, और तो और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये तीनों देहरादून में है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा है, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद फिर इंडिया की लार्जेस्ट फिश कौन सी है? तो वो है आपका व्हेल शार्क। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये कहाँ पे, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है जायंट पांडा। सिचुएटेड कहाँ पे है? तो ये है आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है, पता है कौन सा? वो है आपका IUCN, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपका मतलब ये जो नाम है एक्चुअल, ये एक घड़ियाल का नाम है, साइंटिफिक नेम है घड़ियाल का। तो वो आपका, क्योंकि ये फ्रेश वाटर स्पीसी है, तो ये कहाँ पे मिलेगा? गंगा में और उसके ट्रिब्यूटरी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर पूछा है क्रोकोडाइल और एलिफेंट में से कौन सा इंडेंजर्ड है? तो दोनों ही इंडेंजर्ड स्पीसी है। चिपको मूवमेंट जो था वो क्यों था? वो पेड़ को बचाने के लिए था, ठीक है ना। और उसके लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। चिपको मूवमेंट कब हुआ था? 1974 में आई गेस हुआ था। और अपिको जो हुआ था वो 1983 में जहाँ तक है हुआ था। और नर्मदा बचाओ जो है वो हुआ था 1985 में, ठीक है, याद रखना। उसके बाद फिर मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वाज लॉन्च इन रैनी विलेज ऑफ चमोली अंडर लीडरशिप ऑफ गौरा देवी, ठीक है ना, इसको याद रखना। उसके बाद फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 3 मार्च को। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 को। WPA कब आया? 1972। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। पगमार्क टेक्निक किस लिए यूज़ होता है? जो एनिमल्स के पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है ना। पग यानी कि जो फुटप्रिंट के हिसाब से पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज़ बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। ओके, द फॉरेस्ट कवर इज नेगेटिवली रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। दोनों ही सही है, और ये जो है इसको एक्सप्लेन करता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद फिर फॉरेस्ट लॉस का वजह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया जाता है एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को,
और उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब आया, 1992 में। क्या इसके तहत बस एलिफेंट कॉरिडोर, बस एलिफेंट को बचाना है या फिर एलिफेंट कॉरिडोर को भी बचाना है? आप सोचो। अब इस एलिफेंट में क्या डोमेस्टिक एलिफेंट भी है या फिर बस वाइल्ड एलिफेंट है? तो मैं आपको बता दूं, एलिफेंट कॉरिडोर को भी कवर करता है ये, और तो और डोमेस्टिक एलिफेंट को भी ये कवर करता है कि उसको भी प्रोटेक्ट करना है। कब आया था? 1992 में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कि बस वाइल्ड एलिफेंट को बचाना है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक एलिफेंट को ही बचाना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिफेंट को बचाओ, उनके हैबिटेट को बचाओ, कॉरिडोर्स को बचाओ। मैक्सिमम कॉरिडोर कहाँ है पता है? वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद फिर इशू सॉल्व करो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाला, और तो और डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट के वेलफेयर के लिए काम करो। उसके बाद फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये कहाँ पे है? झांसी में। ओके। और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वो ऑप्शन में नहीं है तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, दोनों सेम ही है, याद रखना। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं टीक कहाँ पे मिलेगा। टीक जो है ना वो डेसिडुअस फॉरेस्ट का पार्ट है। टीक हो गया आपका, नीम हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, और क्या हो गया? अर्जुन हो गया, ठीक है ना, मलबेरी हो गया। ये सारे क्या हैं? ये पूछे जाते हैं लिटरली, ये स्टेटमेंट में दिया जाता है कि ये एवरग्रीन है या फिर डेसिडुअस है। तो ये सारे डेसिडुअस फॉरेस्ट के पार्ट हैं ना। लंग्स ऑफ द अर्थ क्या है? वो है अमेजोन फॉरेस्ट। और वहीं पे किडनी क्या है इकोसिस्टम का? तो वो है आपका वेटलैंड, याद रखना इसको। और उसके बाद फिर डिजर्ट एरिया में जो आपको प्लांट्स दिखेंगे ना, उनके लीफ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और वैक्सी होते हैं, ताकि वाटर वाटर जो है लॉस ना हो ना, इसलिए टिनी भी होंगे। और तो और थॉर्न होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखते हैं तो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, इन चारों में से डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली कहाँ मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एशिया में मिलता है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर एंड नवादा डिस्ट्रिक्ट में से लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट किसमें है? तो वो है आपका पश्चिम चंपारण में। ना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 जो है वो एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और इनकरेजिंग द वुड सब्स्टिट्यूट एंड सप्लाइंग अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल पर फोकस करता है, ठीक है ना। नाउ रेड सैंडर की बात करते हैं तो ये जो रेड सैंडर्स है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका साउथ इंडिया में पाया जाता है। रेड सैंडर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लाल चंदन। इसी पे मूवी बनी है आपका पुष्पा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो ये कौन सा है? ये एवरग्रीन नहीं है, ये डेसिडुअस है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किस में डिफाइन किया गया है? कौन से एक्ट में? तो वो एक्ट है आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ओके। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद फिर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था ये पता होना चाहिए। वो 2006 में आया था। और इसी के अंतर्गत जो है बैम्बू जो है वो एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। ओके, ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको इन स्टेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है एज पर देयर फॉरेस्ट कवर। तो सबसे मणिपुर है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है और फिर हरियाणा है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे लीस्ट फॉरेस्ट इंडिया में, लीस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ओके। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये 4 स्टेट दिए गए हैं। तो मैंने आपको फॉरेस्ट एरिया के क्या बताया है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। तो ये हो गया 2। और उसके बाद फिर उड़ीसा में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड जापान, इनमें से कौन सी कंट्री का हाईएस्ट परसेंटेज अंडर द फॉरेस्ट है टोटल जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से? तो वो है आपका जापान। आपको पता ही है पूरा आइलैंड है, यहाँ पे जंगल है बहुत सारे। इंडिया में कितना है? मैंने आपको बताया ना कि अगर बस फॉरेस्ट वाला लेते हैं तो 21.6 के आसपास है। और उसके बाद फिर अगर ट्री कवर भी इंक्लूड कर दे रहे हैं 24.62 है ना। अगर ये पूरा इंक्लूड कर दे रहे हैं, टारगेट कितना है? 33%। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सी है? भूटान आपका। और भूटान ने जो है रेजोल्यूशन पास किया है
कि वो 60% लैंड जो है अपना वो फॉरेस्ट में रखेगा। ओके, ना ग्रीन मेटल कौन सा होता है, वो होता है अल्यूमिनियम। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वुड को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है कि अल्यूमिनियम जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा वुड फॉर सेविंग द फॉरेस्ट, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ग्रीन मेटल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुंदरबन के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि यूपीएससी ने पूछा है, आप इसको पढ़ सकते हो, और इसका आंसर सुंदरबन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो, यहाँ पे मैनग्रोव का इम्पोर्टेंस पूछा है कि मैनग्रोव जो है वो एज अ सेफ्टी हेज ड्यूरिंग द कैलामिटीज लाइक साइक्लोन हो गया, फ्लड, क्यों काम करते हैं पता है क्यों? क्योंकि मैनग्रोव के जो रूट्स होते हैं ना वो बहुत नीचे तक होते हैं, तो वो उखड़ते नहीं हैं, और जब वो उखड़ेंगे नहीं तो ये जो बहुत तेज़ी से हवा आ रही है या पानी आ रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, इसको स्लो डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग वगैरह होगी ये थोड़ा सा उसको सेफ रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पेड़ है और ये उखड़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, इसका जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। ओके, इसलिए जो है मैनग्रोव ट्रीज जो होते हैं वो एज अ सेफ्टी हेज काम करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि कोस्टल उड़ीसा सबसे ज़्यादा साइक्लोन प्रोन रीजन है ऑफ इंडिया, और उसका रीज़न दिया है कि बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है महानदी डेल्टा एरिया में। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये साइक्लोन प्रोन हो गया है, इसलिए बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। भीतरकनिका मैनग्रोव के बारे में पूछा है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। वंशधारा रिवर और सुबर्णरेखा रिवर, जी नहीं, यहाँ पे लोकेटेड नहीं है। और उसके बाद फिर ये वेस्ट बंगाल में नहीं, उड़ीसा में है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आगे बढ़ते हैं टेक्सस ट्री के बारे में। टेक्सस ट्री जो होता है यहाँ से एक टेक्सॉल ड्रग मिलता है, और जो कि पार्किंसन डिजीज़ होता है या फिर जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और ये हिमालय में पाया जाता है, ठीक है ना। तो लिस्टेड ऑन द रेड डेटा बुक, जिससे कौन निकालता है, आईयूसीएन निकालता है। जो टेक्सोल ड्रग होता है जो कि इससे मिलता है वो पार्किंसन और तो और कैंसर के लिए काम करता है, ठीक है ना। नौ, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो 1961 में बना था। कहाँ पे है, ये है आपका ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। उसके बाद फिर बिगेस्ट एक्वेरियम कहाँ पे है इंडिया का, कोलकाता में। नौ, ट्रैफिक, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ठीक है ना। इसको कौन बनाया, तो WWF और तो और आईयूसीएन ने मिलकर इसको बनाया। इसका हेडक्वार्टर आपको यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज में देखने को मिल जाएगा, और इसका मिशन क्या है, टू इंश्योर कि जो ट्रेड है वाइल्ड प्लांट और एनिमल में वो मतलब कंट्रोल्ड वे में हो, एकदम से इनको ख़त्म ही कर दे इस तरीके का ट्रेड ना हो। नौ, इंडिया में आपको स्टार टॉर्टाइस, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग मिल जाएंगे, लेकिन आपको स्पाइडर मंकी जो है वो नहीं मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। तो याद रखना स्पाइडर मंकी जो है वो इंडिया में नहीं मिलता है ना। ये बहुत ही कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप इसका साइंटिफिक नेम जो है इसको देखकर स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। ओके ना, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और ये सिंपल क्वेश्चन है कि घड़ियाल का और बाकी सबका आईयूसीएन स्टेटस या फिर नॉर्मल कौन से इंडेंजर्ड है वो आपको पता होने चाहिए। खराई कैमल के बारे में यूपीएससी ने पूछा था कि ये स्विम कर सकता है, ये इंडिया में पाया जाता है, कहाँ पे, गुजरात में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट है कि इसे डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं। तो आप दुबई वगैरह में देखोगे वहाँ पे तो लायन भी और टाइगर, चीता, ये सब डोमेस्टिकेट करते हैं, सॉरी चीता नहीं, लायन टाइगर डोमेस्टिकेट करते हैं। तो खराई कैमल कोई ना कोई इंडिया में हो सकता है किया हो, तो ये स्टेटमेंट गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो तीसरा कट जाएगा, ये यहाँ पे ये भी सही है, और ये स्विम करता है ये भी सही है। ओके, नाउ जापान, इंडोनेशिया, सुरिनेम एंड गुआना, लार्जेस्ट परसेंटेज टोटल ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कौन सी कंट्री का है, तो वो है आपका सुरिनेम का। सुरिनेम कंट्री कहाँ पे है पता है, साउथ अमेरिका में। सेकंड कौन सा है पता है, फ्रेंच गुआना, और थर्ड पे है गुआना। ओके, नाउ मैनग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट, ये सही है। और उसका रीज़न दिया है कि ये स्टेबलाइज करते हैं शोरलाइन को और एक्ट करते हैं एज अ बलवर्क यानी कि डिफेंसिव वॉल अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय सी। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। अमृता देवी स्मृति अवार्ड जो है वो कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए दिया जाता है। जो वर्ल्ड टाइगर समिट 2010 है
वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, जो कि रशिया में है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही पुराना है। और हिमालय में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ओक और रोडोडेंड्रॉन जो है इस तरीके के प्लांट्स जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ओक और रोडोडेंड्रॉन जो है ये टेम्परेट फॉरेस्ट है। उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मेघालय में एक होता है जिसे कहते हैं जिंकिंग इरी, यानी कि लिविंग रूट ब्रिजेस, है ना। जो ऐसा दो पेड़ रहेगा और बीच में मान लीजिए खाई है इस तरीके से, तो इस पेड़ के रूट को और इस पेड़ के रूट को बांध देंगे तो ये रूट ब्रिजेस हो जाते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, वही ये पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है, जो कि स्टैंडर्ड ले डाउन करता है फॉर एमिशन या फिर डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट। ओके, एनटीसीए जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से लॉ के अंदर बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा ईयर, 1972। ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है इसको कौन चेयर करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नाउ अगेन ईयर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ईपीए 1986, एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974। और इसी एक्ट के तहत आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है बना था। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो कौन से एक्ट के तहत बना है, ये आप मुझे सोच करके बताओगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।